सोचिए, एक ऐसा भारत जिसके पास दुनिया की सबसे अमीर धरती थी, जहां सोना नदियों की तरह बहता था, जहां के कपड़े यूरोप के बादशाह पहनना अपनी शान समझते थे, जहां की मसालों की खुशबू समंदर पार कर जाती थी, जहां तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, जहां विज्ञान था, व्यापार था, संस्कृत थी, ताकत थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि वही भारत धीरे धीरे गुलाम बन गया? कैसे कुछ हजार विदेशी लोग करोड़ों भारतीयों पर राज करने लगे? क्या अंग्रेज हमसे ज़्यादा ताकतवर थे, या हमारी अपनी गलतियों ने हमें गुलामी की जंजीरों में ढकेल दिया? आज की इस कहानी में हम जानेंगे भारत के गुलाम बनने की पूरी दास्तान। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी रुकावट के, शुरुआत से लेकर आखिर तक, बिना किसी रुकावट के, ऐसे अंदाज में कि आपको महसूस होगा कि जैसे इतिहास आपकी आंखों के सामने जिंदा हो गया हो। ये सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि जब कोई देश अंदर से टूटता है तब बाहरी ताकतें उसे आसानी से गुलाम बना लेती हैं। भारत की गुलामी कहानी किसी एक दिन शुरू नहीं हुई थी। ये धीरे धीरे पैदा हुई कमजोरी से। कमजोरी की कहानी थी, एक ऐसी कमजोरी जिसने पूरे देश को अंदर से खोखला कर दिया। करीब 400 साल पहले भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था। मुगल सल्तनत अपने शिखर पर थी, दिल्ली की शान पूरी दुनिया में मशहूर थी। हिंदुस्तान के कपड़े, मसाले, हीरे जवाहरात, लोहा और हस्तकला इतनी मशहूर थी कि यूरोप के व्यापारी भारत आने के सपने देखते थे। उस समय यूरोप के कई देश समुद्री रास्तों से नए देशों की खोज कर रहे थे। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज सभी भारत तक पहुंचना चाहते थे। उनका मकसद सिर्फ व्यापार था। कम से कम शुरुआत में तो यही दिखाया गया। साल 1498 में वास्को दा गामा भारत पहुंचा। उसने भारत के समुद्री रास्ते खोज लिए। यहीं से विदेश ताकतों की भारत में प्रवेश शुरू हुआ। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी और आखिर में अंग्रेज आए। लेकिन अंग्रेज बाकी सबसे ज़्यादा चालाक निकले। साल 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई। नाम था व्यापार का, लेकिन इरादे सत्ता के थे। शुरुआत में अंग्रेज भारत की अलग अलग बंदरगाहों पर व्यापार करने लगे। उन्होंने मुगल बादशाहों से इजाज़त ली, फैक्ट्रियां बनाई, गोदाम बनाए और धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत करते गए। उस समय भारत के शासकों को लगा कि ये विदेशी व्यापारी सिर्फ व्यापार करने आए हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि यह व्यापारी एक दिन पूरे देश पर राज करेंगे। लेकिन अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं थे, वो बहुत गहरे खिलाड़ी थे। उन्होंने भारत की सबसे बड़ी कमजोरी को पहचान लिया, और यही कमजोरी थी आपसी फूट। भारत उस समय एकजुट देश नहीं था। हर जगह अलग अलग राजा, नवाब और रियासतें हुआ करती थी। मुगल सल्तनत धीरे धीरे कमज़ोर हो रही थी। औरंगजेब की मौत के बाद साम्राज्य बिखरने लगा। हर कोई सत्ता चाहता था, हर कोई दूसरे को हराना चाहता था। अंग्रेज़ों ने इसी मौके का फ़ायदा उठाया। उन्होंने एक राजा को दूसरे राजा के खिलाफ खड़ा किया, एक नवाब को दूसरे नवाब के से लड़वाया, और धीरे धीरे भारत के अंदर अपनी ताकत बढ़ाने लगे। यही उनकी सबसे बड़ी नीति थी, फूट डालो और राज करो। साल 1757 भारत के इतिहास का वो काला साल जिसने हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। बंगाल उस समय भारत का सबसे अमीर इलाका था। वहाँ के नवाब थे सिराजुद्दौला। उन्होंने अंग्रेज़ों की बढ़ती ताकत को रोकने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेज़ों ने धोखे का खेल खेला। उन्होंने नवाब के अपने सेनापति मीर जफर को लालच दिया, उसे बंगाल का नवाब बनाने का वादा किया। फिर आई प्लासी का युद्ध, एक ऐसा युद्ध जिसमें तलवारों से ज़्यादा धोखा चला। जब लड़ाई शुरू हुई तो मीर जाफर ने अपनी सेना पीछे हटा ली। सिराजुद्दौला अकेले पड़ गए और अंग्रेज जीत गए। यही वो पल था जब भारत में अंग्रेज़ों की सत्ता की नींव पड़ गई थी। अब अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, अब वो शासक बनने लगे थे। प्लासी की जीत के बाद अंग्रेज़ों का लालच और बढ़ गया। उन्होंने बंगाल की दौलत को लूटना शुरू कर दिया। किसानों पर भारी टैक्स लगा दिए। कारीगर बर्बाद होने लगे। भारत की संपत्ति जहाज़ों में भर भर कर इंग्लैंड भेजे जाने लगे। फिर आया साल 1764 का बक्सर का युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने मुगल बादशाह, अवध के नवाब और बंगाल की संयुक्त सेना को हरा दिया। अब अंग्रेज़ों को भारत में टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया, यानी भारत का पैसा अब सीधे अंग्रेज़ों के हाथ में जाने लगा। धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने पूरे भारत पर अपना जाल फैलाना शुरू किया।
उन्होंने भारतीय राजाओं को कमज़ोर किया, कहीं युद्ध से, कहीं चालाकी से, कहीं लालच देकर तो कहीं डर दिखाकर। अगर कोई राजा अंग्रेज़ों का साथ देता तो उसे कुछ समय के लिए बचा लिया जाता और जो विरोध करता उसे ख़त्म कर दिया जाता। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्टर लाइन ऑफ लैप्स नाम की नीति बनाई। इस नीति के तहत जिन राजाओं का कोई असली वारिस नहीं होता, उनका राज्य अपने अंग्रेज़ों के जिम्मे कर लेते थे। इसी तरह झांसी, नागपुर और कई रियासतें अंग्रेज़ों के हाथ में चली गईं। लेकिन सिर्फ राजाओं की कमज़ोरी की वजह से नहीं था, भारत की जनता भी कई हिस्सों में बटी हुई थी। जाति, धर्म, भाषा, छोटे छोटे राज्यों की सोच, इन सब ने भारत को कमज़ोर बना दिया। जबकि अंग्रेज़ एक लक्ष्य लेकर आए थे, भारत पर कब्जा। उनके पास आधुनिक हथियार थे, अनुशासित सेना थी और सबसे बड़ी बात धैर्य था। वो जल्दबाजी नहीं करते थे, धीरे धीरे हर कदम सोच कर बढ़ाते थे। उधर भारत के कई राजा सिर्फ अपने छोटे छोटे राज्यों का सीमित सोच रखते थे, उन्हें पूरे देश की चिंता नहीं थी। यही वजह थी कि अंग्रेज़ एक एक करके सबको हराते गए। लेकिन फिर भारत में एक आग भड़की, 1857 की क्रांति। इसे भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम भी कहा गया जाता है। मंगल पांडे ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। धीरे धीरे मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी और कई इलाकों में बगावत फैल गई। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल और कई वीरों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि अंग्रेज़ भारत से ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन फिर वही कमज़ोरी सामने आई, एकता की कमी। क्रांति पूरे देश में एक साथ संगठित नहीं हो पाई। कई राजा अंग्रेज़ों के साथ खड़े हो गए, कुछ लोग चुप रहे और अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को कुचल दिया। 1857 की क्रांति भले असफल रही, लेकिन उसने अंग्रेज़ों को डरा दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन चला गया। अब भारत पूरी तरह अंग्रेज़ों का गुलाम बन चुका था। इसके बाद शुरू हुआ भारत का सबसे कठिन दौर। अंग्रेज़ों ने भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। भारत जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग केंद्र था, उसे कच्चा माल देने वाला देश बना दिया। भारत के कपास जाति इंग्लैंड में कपड़ा बनता और फिर वही कपड़ा महंगे दामों में भारत में बेचा जाता। भारतीय कारीगर बर्बाद हो गए, हाथ से काम करने वाले लोग बेरोजगार हो गए, कई जगह अकाल पड़े, लाखों लोग भूख से मर गए। लेकिन अंग्रेज़ों को सिर्फ अपना फ़ायदा दिखाई देता था। रेलवे बनाई गई, लेकिन मुख्य उद्देश्य भारतीयों की सुविधा नहीं था। अंग्रेज़ अपने माल को तेज़ी से बंदरगाह तक पहुंचाना चाहते थे। टेलीग्राम और सड़कें भी अपने शासन को मजबूत करने के लिए बनाई गईं। धीरे धीरे अंग्रेज़ भारतीयों के दिमाग पर भी कब्जा करने लगे। उन्होंने ऐसी शिक्षा व्यवस्था शुरू की जिससे ऐसे लोग तैयार हों जो अंग्रेज़ों के लिए काम करें। भारतीयों को यह महसूस कराया गया कि अंग्रेज़ उनसे बेहतर हैं, उनकी भाषा बेहतर है, उनकी संस्कृति बेहतर है, उनका शासन बेहतर है। गुलामी सिर्फ ज़मीन की नहीं होती, सोच की भी होती है, और अंग्रेज़ यही कर रहे थे। लेकिन हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। भारत में आज़ादी की चेतना फिर जाने लगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। धीरे धीरे लोगों को जागरूकता फैलने लगी। फिर आए कई महान नेता। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों की नींद उड़ा दी।